प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको आगे की कविता कलगी बाजरे की पढ़ाने जा रहा हूँ। बहुत ही प्रसिद्ध कविता है आगे की कलगी बाजरे की। इस कविता में उन्होंने ये कहने का प्रयास किया है कि जो बनी बनाई परिपाटी है, जो हमारे कवि एक बने बनाए रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, उस रास्ते से अलग हटके हमने कविता लिखनी है। क्योंकि आगे प्रयोगवादी कवि हैं और इन्होंने काव्य के साथ नए नए प्रयोग किए हैं, लगातार काव्य के साथ प्रयोग करते आ रहे हैं और नए रास्ते पर कविता को ले जाना चाहते हैं। कलगी बाजरे की कविता में भी ये सब कुछ कहने का प्रयास इन्होंने किया है। तो कलगी बाजरे की कविता है, हरी बिछली घास डोलती कलगी छरहरी बाजरे की, अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नव की अकेली तारिका अब नहीं कहता। कवि का कहने का अभिप्राय ये है कि हरी बिछली घास, चारों ओर हरी हरियाली है, हरी हरी बिछी हुई घास है चारों ओर, और उसके में एक बाजरे की जो कलगी है वो डोल रही है, हिल रही है। पूरी तरह से चारों ओर जो है घास ही घास दिखाई दे रही है और जो उस घास के अंदर एक कलगी जो है बाजरे की, एक कली जो है बाजरे की, वो उगाई है उसके अंदर। और कवि कहता है उस छरहरी जो अकेली चारों ओर घास ही घास जो है, वो घास का मैदान है जहां दूर दूर तक नजर जाती है, सिर्फ घास का मैदान ही आपको दिखाई दे रहा है। और उस घास के मैदान के बीच में एक अकेली बाजरे की कलगी जो है वो उगाई है। तो कवि कहता है कि उस बाजरे की कलगी को कहते हैं, मैं आपको क्या कहूं, कवि को बाजरे की कलगी इतनी सुंदर लगती है, इतनी अच्छी लगती है कि कवि कहना चाह रहा है कि मैं आपको क्या कहूं कि अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नव की अकेली तारिका, मैं आपको लजाते हुए सांझ के आसमान का अकेला तारा कहूं, पर अब नहीं कहता। परंतु मैं ये भी आपको नहीं कह सकता हूं कि जो डोल रही है लगातार बाजरे की छरहरी कलगी जो लगातार डोल रही है, कवि कह रहा है कि मैं आपको क्या कहूं, आपको क्या उपमा दूं, किस नाम से आपको पुकारूं। तो क्या मैं आपको सांझ के आसमान का अकेला तारा जो उग आता है, अकेली तारिका, क्या वो कहूं। परंतु कवि कहता है कि अब मैं ये नहीं कहता हूं, ये सब चीजें पुरानी हो गई हैं, इस चीज को मैं नहीं कह सकता हूं। या शरद के भोर की निहार नहाई कोई, या शरद ऋतु की सुबह सवेरे, शरद ऋतु के सुबह सवेरे ओस में नहाई हुई कुमुदनी की उपमा आपको दूं, ओस में नहाई हुई कुमुदनी की उपमा आपको दूं। या फिर टटकी कली चंपे की टटकी कली, अभी अभी खिली हुई चंपे के फूल की कली आपको कहूं वगैरह। तो मैं आपको ये सब चीजें नहीं कहूंगा, ना तो आपको मैं शरद ऋतु के भोर से नहाई हुई कुमुदनी आपको नहीं कहता हूं, और ना ही मैं आपको आसमान में उगी हुई अकेली तारिका जो है वो भी नहीं कहता हूं, और अभी अभी खिली हुई चंपे की कली से भी आपको उपमानित नहीं करता हूं। तो इसका ये कारण नहीं है कि मेरा हृदय उथला या सूना है, या कि मेरा प्यार मैला हो गया है। अगर मैं ये सारी उपमाएं, हे चंपे आपकी बाजरे की कलगी, अगर मैं आपको ये सारी उपमाएं नहीं दूं, तो इसका ये कारण नहीं है कि मेरा हृदय जो है उथला है, उसमें गहराई नहीं है मेरे हृदय में, या फिर सूनापन आ गया है, मैं अब पूरी तरह से सूना हो गया हूं, या फिर मेरे हृदय में गहराई जो है वो खत्म हो गई है, या फिर मेरा प्यार जो है मैला हो गया है। आपके प्रति जितना प्यार है उसमें भी मुझे कोई कमी नहीं आई है, मेरा हृदय भी बहुत गहरा है, उसमें कोई उथलापन नहीं है, और ना ही मेरा हृदय में सूनापन है, और ना ही मेरा प्यार आपके प्रति मैला हो गया है, बल्कि इसका एकमात्र कारण यह है कि ये उपमान मैले हो गए हैं। ये उपमान जो है, ये प्रतीक जो है, ये उपमान जो है, ये मैले हो गए हैं। क्यों मैले हो गए? लगातार इनको प्रयोग किया जा रहा है,
लगातार प्रयोग कर रहे हैं इन उपमानों को, सदियों से इन उपमानों को लगातार हम प्रयोग करते जा रहे हैं। इस कारण लगातार प्रयोग करने से ये उपमान जो हैं वो मैले हो गए हैं जिस तरह से, और देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। इनके देवता, इन उपमानों के, इन प्रतीकों के देवता जो हैं वो कूच कर गए हैं, यहां से जा चुके हैं। जो इनमें सुंदरता थी, जो देवता इन प्रतीकों के अंदर निवास करते थे, वो देवता यहां से जा चुके हैं। कभी वासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। जिस तरह से हम लगातार वासन तो वर्तनों को घिसते हैं, वर्तनों को मांजते हैं, तो लगातार उनको मांजने से उनकी मुलम्मा जो है, उनकी चमक जो है वो चली जाती है। उसी तरह से इन प्रतीकों की, इन उपमानों की जो चमक है वो जा चुकी है। मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगे? क्या तुम पहचान नहीं पाओगे? कलगी बाजरे को कभी कह रहा है कि क्या आप पहचान नहीं पाओगी? तुम्हारे रूप के तुम हो, निकट हो इसी जादू के। तुम्हारे रूप के सिर्फ तुम ही निकट हो, आपकी उपमा किसी के साथ नहीं की जा सकती है। जितनी सुंदर आप हो, वो उसकी उपमा आपके साथ ही की जा सकती है। आपके समान कोई भी सुंदर, कोई भी चीज, दुनिया की कोई भी चीज आपके समान सुंदर नहीं है जिसकी तुलना मैं आपके साथ कर सकूं। तुम्हारे रूप के तुम ही सबसे नजदीक हो, और निचली किस सहज गहरे बोध से, किसी प्यार से मैं कह रहा हूं। और कहता है जिस गहरा अपनेपन से, जिस गहराई से, जिस प्यार से आपको मैं कह रहा हूं कि अगर मैं ये कहूं कि बिछली घास हो तुम, लहलाती हो मैं कलगी छरहरी बाजरे की। अगर कहता है कि मैं आपको ये कहूं कि आप बिछी हुई घास हो, कलगी बाजरे को कह रहा है कवि कि मैं आपको कहूं कि आप बिछी हुई घास हो, जो लहलाती हवा में लहराई हुई कलगी है, उसको मैं बिछी हुई घास कहूं, तो क्या आप नहीं पहचान पाओगे कि अपने रूप के सुंदर, रूप के नजदीक सिर्फ आप ही हो। और कहता है आज हम शहरातियों को पालतू या लंच पर समरी जूही के फूल से, और कहता है आज हम शहर के लोग जो हैं, बड़े बड़े शहरों में जो रहने वाले लोग हैं, शहर के लोगों के लिए बाग बगीचे में जो जूही के फूल जो हैं उगाए हुए हैं, बाग बगीचों में जूही के फूलों को देखकर, और अपनी जो लंच की मेज पर जो फूलदान में जो हमने फूल लगाए हुए हैं, उसी से सृष्टि का उदारता का हमें पता चल जाता है, सृष्टि के विस्तार का पता हमें उसी से चल जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि हम एक सीमित दायरे में आकर जो है सिमट गए हैं। आज हम सृष्टि के विस्तार का हमें, जब हम खुली प्रकृति में जाएंगे, जंगलों में जाएंगे, खुली हवा में जाएंगे, गांव में जाएंगे, तो सृष्टि जो है बहुत विस्तृत सृष्टि हमें दिखाई देती है। परंतु शहरातियों को, शहर के लोगों की जो है एक सीमित दायरा है, वही उनके लिए सृष्टि का जो पूरी संसार का विस्तार जो है उनको वही दिखता है। उनकी जो प्रकृति की सुंदरता है, उनको फूलदान में उनकी प्रकृति की सुंदरता जो है उनको दिखाई देती है। और सृष्टि का विस्तार और ऐश्वर्य और उदारता जो है उसमें, उसी जो आपका लंच का जो मेज है, उसको जो फूलदान रखे हुए हैं, उसी में उसको, उनको सृष्टि की उदारता जो है वो दिखाई देती है। तो कवि कह रहा है कहीं सच्चा कहीं प्यारा एक प्रतीक बिछली घास है, उससे भी सच्चा और प्यारा प्रतीक उनको एक बिछी हुई, उनके जो बरांडे पर जो है एक मखमली बिछी हुई घास है, वो ही उसी से सृष्टि के विस्तार का उनको जो है मालूम हो पाता है। कहता है कभी, ये शरद के सांझ की सूनी गगन की पीठिका पर डोलती कलगी अकेली बाजरे की। जो अकेली बाजरे की कलगी गगन की पीठिका पर, एक आसमान के पीठ पर एक जो अकेली बाजरे की कलगी डोल रही है, उसकी सुंदरता शहर के लोग नहीं देख सकते हैं, क्योंकि उनको सृष्टि के विस्तार, उसकी उदारता और उसके ऐश्वर्य का पता उनको नहीं चल पाता है। और सचमुच जब जब देखता हूं, या खुला वीरान संस्कृति का घना हो सिमट जाता है। और कभी कहता है कि जब जब मैं आपको देखता हूं, हे बाजरे की कलगी, जब जब मैंने आपको देखा, सचमुच जब जब मैंने आपको देखा है, तो ये खुला वीरान संस्कृति का घना हो सिमट जाता है। ये जो पूरी संस्कृति का
वीरानापन है ये और घनीभूत होकर एक जगह जो है वो सिमट जाता है और मैं एकांत हो समर्पित, और मैं एकांत में आपको पूरी तरह से समर्पित हो जाता हूँ। शब्द जादू है। माना, कवि कह रहा है कि माना कि शब्दों में बहुत जादू होता है, जो शब्दों में जो जादू होता है वो उसको, उसकी महत्ता को मैं जानता हूं, मगर क्या ये समर्पण कुछ नहीं? मगर शब्दों में जादू, मान लिया कि शब्दों में जादू होता है, परंतु जो मैं कह रहा हूं, जिस प्यार के साथ मैं आपको कह रहा हूं, मगर क्या मेरा ये समर्पण कुछ नहीं है? अर्थात मेरा समर्पण जो है बहुत कुछ है। शब्दों में, मैं शब्दों में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये उपमान जो है, ये प्रतीक जो है, ये मैले हो चुके हैं, इनको बार बार मैं प्रयोग नहीं करूंगा। ठीक है, मैं जिस सुंदरता के साथ, जिस आत्मीयता के साथ, जिस समर्पण के साथ आपको कह रहा हूं कि डोलती छरहरी बाजरे की कलगी अपने स्वरूप के तुम सबसे नजदीक हो, आपका सुंदर इस पृथ्वी, आपसे ज्यादा सुंदर इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। मैं किसी की भी उपमा आपके साथ नहीं करूंगा, किसी पर कोई प्रतीक आपके लिए नहीं रखूंगा, किसी को आपके साथ मैं तुलना नहीं करूंगा, क्योंकि आप जो है सिर्फ आप हैं। और अगर मैं किसी कोई प्रतीकों का प्रयोग करूंगा भी, माना कि मैं अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग कर सकता हूं, मैं कवि हूं, मैं अच्छे शब्दों का प्रयोग मैं आपके लिए कर सकता हूं, परंतु क्या शब्दों में, मैंने मान लिया कि शब्दों में जादू है, परंतु जिस समर्पण के साथ, जिस आत्मीयता के साथ, जिस गहरे बोध, गहरे दिल के साथ मैं कह रहा हूं, क्या ये मेरा समर्पण कोई भी मायने नहीं रखता है? तो इस कविता में कवि ने जो है ये कहने का प्रयास किया है कि हम जो बार बार उपमानों और प्रतीकों का जो कवि प्रयोग कर रहे हैं, उन उपमानों और प्रतीकों की महत्ता जो है अब खत्म हो चुकी है। उन उपमानों और प्रतीकों को जो है वो बार बार, इतने बार प्रयोग हो चुके हैं, लगातार प्रयोग होते जा रहे हैं, उनकी महत्ता खत्म हो गई है। जिस तरह से बर्तन मांजने से, बर्तन को बार बार मांजने से उनकी मुलम्मा, उनकी चमक जो है वो चली जाती है, उसी तरह से इन उपमानों और प्रतीकों की चमक जो है वो चली गई है। तो कलगी बाजरे की कविता में ये सब कहने का प्रयास किया गया है, क्योंकि कवि जो है आगे प्रयोगवादी कवि हैं और इन्होंने काव्य के साथ प्रयोग किए हैं, नए नए उपमानों का, नए नए प्रतीकों का इन्होंने जो है प्रयोग किया है। ठीक है, तो ये थी कलगी बाजरे की कविता। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये दीप अकेला जो कविता है उसको आपको पढ़ाऊंगा। तब तक आपने जो है ये कलगी बाजरे की कविता जो है इसको पढ़ लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद।